हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स करने वाले हैं। तो तैयार रहेगा बहुत ही मज़ेदार लर्निंग के लिए। ठीक है, अपने आप को अवेयर रखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई सबसे पहले इनको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक द्विघाती समीकरण ग्राफ के ऊपर कैसा दिखता है। तो देखो भाई, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, निर्देशांक हैं ये। तो इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है ग्राफ के ऊपर, कैसा दिखता है, एक लाइन के जैसा। और जब आप दो लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकालते हो, जो उनका हल निकालते हो, वो क्या होता है, दो लीनियर इक्वेशंस को जब आप सोल्व करते हो तो वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसा दिखता है, उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरह का दिखेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अगर लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को लाइन बोलते हैं, लाइन रेखा, तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब पैराबोला। ठीक है, वैसे ये नहीं पूछेगा कोई भी कि इसको क्या बोलते हैं, और हिंदी में परवलय। ठीक है, परवलय या परलवय ऐसा कुछ था, पैराबोला। ठीक है, तो इस चीज को कोई नहीं पूछने वाला कि इसका नाम क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता ये है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो होता है जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आपके सामने अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखूं कि भाई एक्स स्क्वेयर -6x+8 इज इक्वल टू 0, तो आप इसके दो रूट्स निकाल दोगे, 4 और 2। तो ये 4 और 2 जो इसके रूट्स हैं, जो इसका सॉल्यूशन है, ये क्या है, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, इसका मतलब है कि जहां पर भी ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जहां पर भी एक्स कोऑर्डिनेट 2 और 4 है, वहां वहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की जो लाइन है, एक्स एक्सिस, उसको काटती है। तो देखो सबसे पहले ये यहां पर काटती है। अगर मैं ये बोलूं कि इसी इक्वेशन का है ये ग्राफ, तो इसका मतलब यहां पर 2 है और यहां पर 4 है। क्लियर है। तो इसके जो रूट्स हैं, जो जो सॉल्यूशंस है, वहां वहां पर ये एक्स एक्सिस को काटती है। या फिर दूसरी तरफ से बोलूं कि जहां जहां पर ये कोऑर्डिनेट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को काटेगी, वो ही इसके सॉल्यूशन है, जैसे यहां पर 2 और 4। क्लियर है, सिंपल सी बात। तो चलिए, और इस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी चीजें मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ, इनके मजे लो, समझो, जो भी इनके बारे में सोचना है पॉज करके सोचो। ठीक है, अब देखो भाई, अब आपको ये देखना है, सबसे पहला जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब अटेन करती है। तो देखो, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं इसको इसके ऊपर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, वाई, ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ है वो मैंने बनाया, तो वो इस तरह का बना। तो इसका ग्राफ मैंने बनाया कैसे, वो आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने x की जो वैल्यू है, मान लो मैंने बहुत बड़ी लिख दी, लेकिन वो नेगेटिव में लिख दी ऐसे, x इज इक्वल टू -1000। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, ये y वाला एक्सिस है, इसके ऊपर लिखूंगा मैं उस वैल्यू को जो भी आएगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 का स्क्वायर +7000 +12, तो बहुत बड़ी आ जाएगी। तो ऐसे बहुत बड़ी आ गई। उसके बाद मैंने x की वैल्यू को क्या किया, थोड़ा सा छोटा किया, -500, तो वो थोड़ी सी छोटी आ गई। मतलब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो पहले वैल्यू आई, अब थोड़ी सी छोटी आ गई। मैं y के ऊपर वैल्यूज लिख रहा हूँ। फिर मैंने x की वैल्यू को थोड़ा सा और छोटा किया, तो वो थोड़ी सी और छोटी आ गई। ऐसे ऐसे वो कम आती रही, कम आती रही, तो एक जगह पर वो काफ़ी कम आ गई वो वैल्यू। ठीक है, मैंने x की कुछ वैल्यू ली, उसके बाद उस इक्वेशन की वैल्यू ऐसे कम हो गई, और उसके बाद मैंने x की वैल्यू थोड़ी सी और ऐसे मैं बढ़ाता रहा। जैसे 1000 से मैंने 500 क्या की थी, बढ़ा दी थी। पहले तो मैं वैसे बोलता रहा, कम कर दी, ये माइनस है ना, तो इसका मतलब बढ़ा दी थी। तो अगर मैंने x की वैल्यू थोड़ी और बढ़ाई, तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कम होती रही, कम होती रही, और उसके बाद वो बढ़ती रही, बढ़ती रही। तो हमने देखना है कि भाई ऐसा कौन सा पॉइंट था जब वो कम से कम थी, जब वो मिनिमम थी। जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, ये क्या थी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो चलिए अब वो देखते हैं। तो देखो भाई, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप इसको सोल्व करोगे, x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0 रख के,
तो आपको दो रूट्स इसके मिलने वाले हैं 3 और 4, 3 चौके 12 और 3 और 4 का सम है 7, साइन चेंज करके लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला मैंने बनाया है, ये जो ग्राफ बनाया है, ये एक तो 3 पर इंटरसेक्ट करता है इसको और एक 4 पर काटता है एक्स एक्सिस को। ये 3 है और एक 4 है। और ये जो फिगर होती है ना, ये बिल्कुल टोटली सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि एग्जैक्टली बीच में इसने मिनिमम वैल्यू हासिल की होगी। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब x की वैल्यू 3 थी तो ये जो इक्वेशन थी, इसकी जो ग्राफ है, इसने x एक्सिस को काटा था। जब x की वैल्यू 4 थी तब भी इसने काटा था। तो ये मिनिमम कब थी, तो ये मिनिमम कब होगी अगर ये सिमेट्रिकल है, तो ये एग्जैक्टली बीच में, जब x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगी तो तब इस इक्वेशन की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम होगी, कम से कम, उससे कम नहीं हो सकती। तो 3 और 4 के बीच में क्या आता है, 3.5। तो अगर आप x की वैल्यू 3.5 रखोगे तो ये जो इक्वेशन है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो एक बार फिर से दूसरे शब्दों में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तो अब देखो भाई ध्यान से, तो 3 और 4 के बीच में जो नंबर है वो क्या होता है, वो होता है 3 और 4 की एवरेज। 3 और 4 की एवरेज, और 3 और 4 क्या है, 3 और 4 हैं इसके रूट्स। मतलब किसी भी इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू होएगी वो क्या होएगी, वो ये होएगी कि जो भी उनकी रूट्स हैं उसकी आप एवरेज निकाल लो, जो भी उनकी रूट्स हैं उसकी एवरेज, यानी कि रूट्स का सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2, रूट्स की एवरेज, सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2। अब आप बोलोगे कि सबसे पहले हम रूट्स निकालेंगे फिर उनकी एवरेज निकालेंगे तब इस पॉइंट के बारे में पता चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं होती। जब भी आपके सामने इक्वेशन आती है तो जो सम ऑफ रूट्स है ना, वो आपके सामने ही पड़ा रहता है इक्वेशन के अंदर। ये देखो यहाँ पर आप इसका साइन चेंज कर दोगे तो आपको सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा 7। इक्वेशन की शक्ल देखते ही हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है। तो उस सम ऑफ रूट्स को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 7/2 यानी कि 3.5, यानी कि जब x की वैल्यू 3.5 होगी, इन दोनों के बीच में होगी, तो ये इक्वेशन अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगी। एग्जामिनर आपसे 2 चीजें पूछ सकता है यहां से रिलेटेड। अब मैं आपको वो दोनों चीजें बता देता हूं। एग्जामिनर क्या पूछता है, देखो अब ध्यान से। एग्जामिनर आपको ये इक्वेशन दे देगा, एग्जामिनर आपको ये पूछ लेगा कि x की किस वैल्यू पर, x की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है, इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी, x की किस वैल्यू के लिए। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, x की वैल्यू जब भी इसकी जो रूट्स है उसके बीच में होगी, उनकी जो भी एवरेज होगी उनके बीच में होगी, x की उस वैल्यू पर ये इक्वेशन अपनी मिनिमम वैल्यू टच करेगी। ठीक है, तो भाई इसकी रूट्स का एवरेज यानी कि इसकी रूट्स का जो सम है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जब x की वैल्यू 7/2 आप इस इक्वेशन के अंदर रखोगे तो इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो सबसे पहला तो ये इक्वेशन पूछेगा कि x की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगी। देन दूसरा आपसे ये इक्वेशन पूछ सकता है कि भाई ये जो इक्वेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि x की वैल्यू जब 7/2 होगी तो ये इक्वेशन अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगी। तो कर दो यहाँ पर x की वैल्यू 7/2 पुट, किसने रोका है, अभी पुट कर दूं तो इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। मैंने बताया है x की वैल्यू 7/2 होगी तो मिनिमम होगी। तो देखो भाई x की जगह पर 7/2 रख रहा हूँ, तो भाई 49/4 माइनस 49/2 प्लस 12, तो ये हो गया भाई, इस 49/2 को मैं से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा भाई 49 × 2/4। डिनोमिनेटर मैंने सेम किया है, तो यहाँ पर 2 बार 49 है, यहाँ पर 1 बार, तो 1 बार 49/4 प्लस 12, तो 4 × 12 48 प्लस 48 और माइनस 49 यानी कि -1/4। तो ये जो इक्वेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही है ना इसकी मिनिमम वैल्यू। इस इक्वेशन में जब आप 7/2 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है माइनस का, तो देखो ये -1/4, यहाँ पर y नीचे है ना, नेगेटिव है, 0 से नीचे है, ये y एक्सिस है, तो -1/4 इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू है। ये इक्वेशन कभी भी -1/4 से कम वैल्यू नहीं देगी। तो चलो आप मिनिमम वैल्यू तो बता दोगे, लेकिन अब आपके मन में डाउट आएगा कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या है, आप खुद देखो।
ये ऐसे इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, ये ऐसे इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, तो कितनी होगी? तो भाई यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछी, और पूछेगा तो आप बता दोगे इन्फिनिटी होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी x का कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, जब भी x का कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जैसे सॉरी x का नहीं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव होएगा, तो ग्राफ बनता है ऐसे। तो उसकी मिनिमम वैल्यू पूछता है वो हमेशा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है। लेकिन अब मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी अगर मान लो मैं ऐसी इक्वेशन बना दूं कि -3x² + 5x + 2 = 0, तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो ये देखो, जब भी यहाँ पर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा तो ग्राफ पता है कैसे बनता है? तो ग्राफ बनता है, मैं आपको बताता हूँ, इस फॉर्मूले पर बाद में ध्यान देना। तो ग्राफ बनता है मेरे भाई ऐसा, जब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ग्राफ बनेगा ऐसा, और जब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो ग्राफ बनेगा ऐसा। तो जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होएगा तो एग्जामिनर हमेशा आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा उस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि ग्राफ ऐसा है तो कहीं ना कहीं पर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती होगी। अब आप बोलोगे कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर अटेन करेगी? ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी जो भी इसके रूट्स हैं ना, जो भी इसके रूट्स हैं, एग्जैक्टली उनके बीच में जो वैल्यू है उस वैल्यू पर। तो इसके रूट्स हमें निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब कब अटेन करेगी? जो भी इसका सम ऑफ रूट्स है उसको 2 से डिवाइड कर दो, रूट्स की एवरेज आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू, सम ऑफ रूट्स क्या एक बार देख लो, तो सम ऑफ रूट्स है -5/-3, -5/-3, तो उसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, एवरेज ऑफ रूट्स आ जाएगी, यानी कि 5/6। जब x की वैल्यू 5/6 होगी तो ये इक्वेशन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेगी, और इसकी अपनी मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए आप 5/6 को यहाँ पर रख सकते हो, सिंपल सी बात है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, मैं तो पर्सनली क्या करता हूँ, जो रूट्स का जो एवरेज है, यहाँ पर जैसे रूट्स की एवरेज 7/2 थी, मैं पर्सनली उसको इसके अंदर रख देता हूँ और मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसकी क्या निकलेगी? मिनिमम वैल्यू निकलती है ऐसे। और डरना मत भाई, एग्जामिनर आपसे वही वैल्यू पूछता है जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम होती है, ठीक है? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो दूसरी पूछ रहा है, ठीक है? और बाकी मैंने बता भी दिया, अगर दूसरी पूछेगा तो इस केस में मैक्सिमम पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और इस केस में मिनिमम क्या होगी? नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है? तो देखो, अगर इस केस में उसने आपको मिनिमम पूछी और इस केस में उसने आपको मैक्सिमम पूछी, तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिनिमम वैल्यू भी आप दोनों इस फॉर्मूले से बता सकते हो, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर ये ए और सी क्या है? ए और सी हैं, अगर मैं इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लूँ तो ax² + bx + c = 0, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी। अगर इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी इस फॉर्मूले से, और अगर इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है यहाँ पर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगी इस फॉर्मूले से। क्लियर है? तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। अगर इसके अंदर कुछ भी डाउट है तो मेरी बात को दोबारा से सुनो, या फिर उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, मजा आएगा आपको। तो चलिए भाई, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने की होगी। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ p द एक्सप्रेशन अटेन्स इट्स मिनिमम, कि p की किस वैल्यू पर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि p की वैल्यू जब इसकी रूट्स की एवरेज के बराबर होगी, यानी कि सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2, p की उस वैल्यू पर ये जो एक्सप्रेशन है ये अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगी, ठीक है? तो भाई सम ऑफ रूट्स क्या है? यहाँ पर देखते ही पता लग रहा है कि सम ऑफ रूट्स 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2। तो जब p = 2 होगा उस वक्त इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन 1। और अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ भी लेता कि इस पूरी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हमें तो पता है कि p = 2 पर मिनिमम आएगी, तो p की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दो। तो भाई 2 का स्क्वायर 4, -4 दूनी 8 + 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 4 9 = 1।
तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है। तो एक बार मैं आपको इसको ग्राफ पर भी दिखाना चाहता हूँ। तो ये इस टाइप से होगी, इस टाइप से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 आता है ना वाई एक्सिस पर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है। क्लियर है? एक बार ये करो जरा। एट वट वैल्यू ऑफ एक्स डज द एक्सप्रेशन अटेन इट्स मिनिमम। एक्स की कौन सी वैल्यू पर ये अपनी मिनिमम अटेन करती है? तो सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू जब सम ऑफ रूट्स बाय 2 होएगी तब उस पर। तो भाई सम ऑफ रूट्स क्या है, इसके साइन को बदलेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 2, तो सम ऑफ रूट्स है 24। अभी तक मैंने सिर्फ सम ऑफ रूट्स निकाला है, अब सम ऑफ रूट्स को 2 से डिवाइड करूंगा तो इज इक्वल टू 12। मतलब जब x की वैल्यू होएगी 12 तो ये इक्वेशन अपनी मिनिमम वैल्यू कर लेगी अटेन। द एक्सप्रेशन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू वट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, तो देखो भाई इस एक्सप्रेशन की शक्ल देखते ही आपको पता लग रहा है कि इसकी 2 रूट्स क्या हैं। इसकी एक रूट तो 3 है, एक रूट 7 है। ये किए होंगे ना बचपन में, इस फॉर्म में हम लिखते थे इज इक्वल टू 0 और इधर दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला 0 है तो x की वैल्यू 3 और दिस इज इक्वल टू 0, और अगर ये वाला 0 है तो x की वैल्यू 7। तो इसकी जो भी रूट्स हैं 3 और 7 वो कब आती हैं, जब हम हर एक एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, तो इसकी रूट, इस एक्सप्रेशन की शक्ल देखते ही इसकी रूट्स मिल गई हमें, इसके जीरोस। और ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब अटेन करती है, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होती है, इन दोनों की एवरेज, यानी कि 3 + 7/2 10/2 यानी कि 5। जब x की वैल्यू होएगी 5 तो ये वाली एक्सप्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू पर होएगी। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जहां पर वो आपसे क्या पूछ लेता है कि इसका मिनिमम वैल्यू है क्या। तो यहां पर आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 4ac - b² / 4a। वो फॉर्मूला लगा दो, मिनिमम वैल्यू आएगी। मैंने आपको बताया था मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में काम आएगा। तो देखो एक बार ये भी लगा देता हूँ और दूसरे से भी पता कर लेता हूँ, देख लेंगे भाई बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। तो चलो, तो 4 इंटू यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, इक्वेशन ऐसे होती है ना, ax² + bx + c। ये एक्सप्रेशन ऐसे होती है। तो a की वैल्यू 2, c की वैल्यू है भाई 7, माइनस b का स्क्वायर मतलब कि -3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4a, तो मतलब 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 7 56। ठीक है, 56 - 9 47/8। तो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है भाई साहब 47/8। तो एक बार इसको दूसरे तरीके से और निकालें तो हम देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पर आएगी। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालो। तो भाई सम ऑफ रूट्स है 3/2, साइन को चेंज किया मैंने, 3/2 कर लिया। अब सम ऑफ रूट्स को 2 से डिवाइड कर दो। तो भाई 3/4, जब आप x की वैल्यू 3/4 पुट कर दोगे तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेगी। तो पुट करके देखूं, अभी कर देता हूँ। 2 × 3/4 मतलब कि 9/16, मतलब कि 9/8। मैं कुछ कैलकुलेशन मन में ही कर रहा हूँ, -3 × 9/4 + 7, तो 9/8 - 9/4 ये हो जाएगा -9/8 + 7। तो 8 7 56, 56 में से 9 गए 47/8। तो यहाँ पर भी 47/8 आई, यहाँ पर भी 47/8। तो अब तो लगा ही देते हैं ऑप्शन 1 को आंसर। क्लियर है? तो समझ में आ गई बात, किसी भी तरीके से कर लो जिससे भी आपका दिल करे। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो अब देखो, अब की बार उसने खुद पूछे ना एग्जामिनर ने कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट वो नेगेटिव है तो उस केस में ग्राफ ऐसा बनता है, तो इस केस में मैक्सिमम पूछता है वो आपसे। तो चलो, या तो वो फॉर्मूला लगा लो। तो अभी एक बार फॉर्मूला लगा के ही बता देता हूँ आपको। देखो 4a ये ऐसे है ax² + bx + c, और ये हम दिमाग में भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 4ac - b² डिवाइडेड बाई 4a मतलब कि -4। तो यहाँ पर ये 12 × 4 = 48 हो जाएगा भाई, और यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, -1/-4 यानी कि 1/4, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? सिंपल सी बात है। इफ p q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर p और q इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ p² + q²। अच्छा, तो p² + q² की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं भाई क्या होएगा आगे। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन देखते ही एक बात तो पता लग जाती है कि भाई p + q, अगर p और q इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इनके रूट्स का सम क्या होगा, p + q = इसका साइन बदलेंगे, इसका a-2 डिवाइडेड बाई, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइडेड बाई 1, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और रूट्स का प्रोडक्ट पी क्यू इज इक्वल टू
वो हो जाएगा भाई a+3 एज इट इज। ठीक है, और हमें एक बात तो पता है कि जब हमें ये निकालना होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p+q का स्क्वायर -2pq। क्लियर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो भाई ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर a-2 का स्क्वायर, तो ये मैं सोल्व कर लेता हूँ। a² + 4 - 4a, आगे है 2pq, तो भाई pq की वैल्यू है a+3, तो मैं इसको यहाँ पर भी पुट कर रहा हूँ -2a - 6। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी इसकी, और इसी चीज़ की वैल्यू नीचे लिखी है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी ना उसकी आपको क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो भाई ये चीज़ आ गई है a² -6a - 2। तो अच्छा, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मतलब एग्जामिनर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो अभी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फिर से वही फॉर्मूला लगा दें, 4ac - b² / 4a, तो अभी लगा देते हैं भाई 4 इंटू, अब मैं इसको मेंटली कर लेता हूँ, देखो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, इंटू -2, तो भाई -8 माइनस b², 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, डिवाइडेड बाई 4a, 4 इंटू 1 4, तो ये क्या हो गया भाई -44/4, यानी कि -11। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। क्लियर है, तो चलिए भाई अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, जो नेचर ऑफ रूट्स है, मतलब ये नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा। देखो भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं ना, वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, वो इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं रियल को भी आगे बाइफरकेट करूं तो वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना। क्लियर है, वो परफेक्ट स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में एग्जामिनर आपको पूछता है, वो बराबर हो सकते हैं आपस में, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ, आपको सारा असली खेल समझ में आ जाए, और उसके बाद हम थ्योरेटिकली चलेंगे। तो चलो भाई, अब आपके सामने मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायग्राम बना दिया। एक मेरे को बात बताओ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, तो देखो उसके रूट्स क्या हैं, ये अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा इस नंबर लाइन पर, जहाँ पर भी ये कट कर रही है, वो पॉजिटिव होएगा, है ना, और वो रियल नंबर होएगा। मैंने आपको क्या बताया था, रियल नंबर ही यहाँ पर प्लॉट किए जा सकते हैं, और यहाँ पर जो भी नंबर होएगा। तो मतलब कि इस केस के अंदर क्या है, जब भी ऐसा डायग्राम बनेगा, मतलब जहां पर भी ये एक्स एक्सिस को काट रही है वो इसके रूट्स होते हैं, ये तो मैंने बताया था। मतलब कि इस केस में इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, वो रियल हैं। क्लियर है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डायग्राम है, मतलब यहाँ पर रियल भी है और दोनों अलग अलग भी हैं। एक और चीज़ बताना मैं भूल गया, यहाँ पर रियल तो है ही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है कि अलग अलग हैं, बराबर भी हो सकते हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग है ना, अगर ये 2 होगा तो ये 2 से बड़ा ही होएगा। लेकिन ये तो हो गया जी अपना पहला केस। लेकिन अगर मैं इसका जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा ऊपर सरका दूं, ऐसा डायग्राम भी बन सकता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह पर। लेकिन यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो होगा तो रियल ही ना। तो इसका मतलब इस केस में जो इसके रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, एंड लेकिन वो इक्वल होंगे। और अब मैं क्या बताऊं आपको इक्वल, देखो अगर यहाँ पर ये सिर्फ एक जगह पर काट रहा है तो इसका एक ही रूट होएगा, तो 2 रूट। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके 2 ही रूट होंगे, अपने मैथमेटिशियंस ने प्रूव किया है। तो अगर ये सिर्फ एक जगह पर काट रहा है ना, मान लो ये 3 पर काट रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 रूट हैं लेकिन दोनों बराबर हैं, 3 और 3, एक नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट नहीं हो सकता, 2 होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये 3 और 3 वाली कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी बना देते हैं। अगर दोनों रूट 3 हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या है, तो सम ऑफ रूट्स 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 3 3। तो अभी बना लो आप खुद ही, मेरे से क्या पूछ रहे हो, x² - 6x + 9 = 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट्स निकलेंगे, 3 और 3, दोनों बराबर हैं, ठीक, और दोनों रियल हैं। लेकिन अगर ये जो डायग्राम है ये यहाँ पर ना बनता, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे तक सरका देता, हाँ अब आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा ये वाला ग्राफ। लेकिन मैं तो आपको ये बोल रहा था कि जहां पर भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पर रूट्स होते हैं, वही सॉल्यूशन होते हैं।
भाई मेरे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन एक अलग डायमेंशन में कट कर रहा है, एक अलग ही डायमेंशन में कट कर रहा है। उस डायमेंशन को क्या बोलते हैं? उस डायमेंशन को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। समझ गए? तो ये एक्स एक्सिस के प्लेन को कट कर रहा है एक दूसरी डायमेंशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। मतलब कि जब ऐसा डायग्राम बनेगा तो उस केस में क्या होएगा? उस केस में अपने जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी। और वो कभी भी इमेजिनरी रूट्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, यहाँ पर वो अनइक्वल होते हैं, मतलब कि डिस्टिंक्ट होते हैं, और वो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। वो चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो भाई यहाँ पर तो रियल और इमेजिनरी का खेल आपने डायग्राम से समझ लिया। अब एक और चीज़ का खेल मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहता हूँ, ठीक है? तो चलिए, तो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर इक्वेशन का जो ग्राफ है, अगर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो यहाँ पर और यहाँ पर काटता है एक्स एक्सिस को, तो एक चीज़ तो आपको पता है कि ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये जीरो है ना, नेगेटिव इंटीजर इस साइड होंगे, और ये भी पॉजिटिव है। हाँ, तो मतलब अब की बार जो रूट्स हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, पहले वाला केस। लेकिन मतलब कि दोनों रूट्स, इसके दो रूट्स हैं, पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा उधर सरका दूं ऐसे, तो एक जिस जगह पर ये काट रहा है एक्स एक्सिस को, वहां पर तो एक नेगेटिव नंबर है, और एक जगह पर ये काट रहा है वहां पर पॉजिटिव नंबर है। मतलब एक रूट नेगेटिव एक पॉजिटिव। और अगर मैं इसी को थोड़ा सा और आगे तक सरका देता तो जहां पर भी ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दोनों जगह नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इस केस में दोनों रूट्स नेगेटिव हैं। तो एग्जामिनर कभी भी आपसे ग्राफ नहीं बनवाता, बस आपको विजुअलाइज करवा रहा था। तो डरना नहीं है, मजे लेने हैं इस चीज़ के, ठीक है? तो अब मैं आपको थ्योरेटिकली बताने वाला हूं कि एग्जामिनर कैसे थ्योरी को यूज करता है। तो देखो ध्यान से, देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब अगर हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी रूट, हमने क्या क्या केस किए हैं कि रियल हैं और दोनों अलग अलग हैं, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहला केस, कैसे पता चलेगा कि इसकी जो दोनों रूट्स हैं वो रियल हैं एंड इक्वल हैं? ये कैसे पता चलेगा कि इसकी जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, वो रियल नहीं है? या फिर इसकी जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, या फिर वो इरेशनल हैं, वो कैसी हैं? क्लियर है? देन उसके बाद कि ये जो रूट्स आएंगी उनमें से कितनी पॉजिटिव हैं कितनी नेगेटिव हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका सॉल्यूशन आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है? वो फॉर्मूला क्या है? ये वाला। अगर मैं आपके सामने लिखूं कि भाई 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इस 2 की वैल्यू a है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर b b a c इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको x की दो रूट्स मिलेंगी। अब आप बोलोगे दो कैसे मिलेंगी? तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस है, एक बार माइनस b प्लस ये सारी चीज़ें, और एक बार माइनस b अगली बार माइनस ये सारी चीज़ें। क्लियर है? तो ऐसे इसके दो रूट्स आ जाते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने राइट साइड पर लिखी हैं। तो अब ध्यान से देखो, अपनी अवेयरनेस लेवल को बढ़ा दो, तभी समझ में आएंगी। और जब समझ में आती हैं, विजुलाइज करोगे तो मज़ा भी तो आता है ना सीखने में। तो अब देखो, सबसे पहले देखो ये जो चीज़ है ना इस अंडर रूट के अंदर, ये जो b² माइनस 4ac है, ये जो चीज़ है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसी चीज़ें वो आपसे नहीं पूछता। तो देखो, अगर अंडर रूट के अंदर, तो सबसे पहले तो एक मेरे को एक और बात बताओ आगे बढ़ने से पहले, कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था नंबर सिस्टम के अंदर, कि जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9, रियल नंबर है? -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9, रियल नंबर है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5, रियल नंबर है। फिर आप बोलोगे कि हर एक नंबर का स्क्वायर ही पॉजिटिव आएगा। नहीं भाई, अगर मैं अंडर रूट के नीचे -5 लिख दूं तो इसका स्क्वायर -5 आएगा, नेगेटिव आ गया। मतलब जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो उसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आएगा। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आते ही इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमारे पास एक अंडर रूट है, तो जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी वो इसके अंदर ही लड़ी जाएंगी, रियल नंबर की और इमेजिनरी नंबर होने की रूट्स। एक हमारे पास है b², एक हमारे पास है 4ac। अब ध्यान से सुनिएगा, कंडीशंस बता रहा हूँ।
जब बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से बड़ी होएगी, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, मतलब मान लो बी स्क्वायर आ गया 10 और 4ac आ गया 5, तो 10 माइनस 5 तो अंडर रूट के अंदर 5 हो जाएगा। तो उस केस में इसका जब आप स्क्वायर करोगे अंडर रूट 5 का तो वो पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से बड़ी होएगी तो रूट्स क्या होंगी, रूट्स रियल नंबर होंगी, इमेजिनरी नंबर नहीं होंगी। इमेजिनरी नंबर कब होता है, जब इस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। क्लियर है? तो ये सारी कंडीशंस मैं यहाँ पर लिखूंगा, टेंशन मत लो। व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, और ये रटने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहा हूँ साथ में। जब ये बड़ा होएगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होएगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि रियल नंबर होएगा। लेकिन और एक और बात सुनो, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर हो जाए तो ये और ये कट जाएंगे दोनों। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर हो जाए, ये भी 10 हो जाए, ये भी 10 हो जाए, तो 10 माइनस 10 0, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 0। तो हमारी रूट्स क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस। अब हमारी रूट्स क्या होगी, ध्यान से देखो, माइनस बी प्लस 0/2a, माइनस बी माइनस 0/2a, मतलब कि दोनों रूट्स बराबर हो गई। जीरो ऐड करो या जीरो सब्ट्रैक्ट करो, फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब जब बी स्क्वायर बराबर है 4ac, जब बी स्क्वायर और 4ac बराबर होता है तो रूट्स इक्वल हो जाती हैं उस केस में। कॉमन सेंस वाली बात है, अंडर रूट के अंदर जीरो आ जाएगा और दोनों रूट्स की वैल्यू -b/2a के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दोनों रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/2a। तो इन सारी चीज़ों को समझते रहो, इनके बारे में सोचते रहो, वो जरूरी है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो बी स्क्वायर को मैंने बड़ा किया, उसके बाद मैंने बी स्क्वायर को बराबर किया। अब जब मैं बी स्क्वायर को छोटा करूंगा तो देखते हैं क्या होएगा। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4ac है, मान लो ये 5 है और ये 10 है, तो 5 माइनस 10, तो अंडर रूट के अंदर -5 आ गया, मतलब ऐसा नंबर हो गया ये तो भाई साहब जिसका स्क्वायर भी नेगेटिव आएगा। तो उस केस में रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे, मतलब अगर बी स्क्वायर लेस देन 4ac है तो रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर है? अब चलो भाई और आगे देखते हैं। तो रियल और इमेजिनरी का सारा फंडा क्लियर हो गया, और ये इक्वल वाला भी सारा फंडा क्लियर हो गया। अब हम आगे आते हैं रैशनल और इरेशनल पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, क्या अंडर रूट 16 रैशनल है या इरेशनल? तो भाई ये तो सोल्व हो जाता है, ये तो रैशनल है। अंडर रूट 25, हाँ भाई ये भी सोल्व हो गया, ये रैशनल है। तो ये नंबर होते हैं भाई रैशनल नंबर्स। 2/5 रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनके ऊपर रूट ना हो बिना वजह के। लेकिन अंडर रूट 5 ये इरेशनल नंबर है मेरे भाई, ये इरेशनल है। अंडर रूट 7 इरेशनल है। अंडर रूट 8 ये भी कहाँ सोल्व होता है, सोल्व तो नहीं होता ना, 2√2 तो आ जाता है, फिर भी रूट के अंदर कुछ तो बच ही जाता है, तो ये भी इरेशनल है। 3 + √2 इरेशनल है, 3 - √2 इरेशनल है। हमें ऐसी रूट नहीं चाहिए जो सोल्व ना हो, जहां पर भी ऐसी रूट फंसी की सोल्व ही नहीं हो रही, वो इरेशनल है। अब देखो ध्यान से, अगर सारी कॉमन सेंस वाली बातें बताऊंगा, ठीक है, आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, एक बार समझो, मजा आता है और समझने में, है ना। देखो, अगर बी स्क्वायर -4ac ये जो है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर निकला है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अंडर रूट के नीचे 16 आ जाए, तो अंडर रूट 16 बाहर 4 आएगा। और जो बी, जो ए बी और सी होते हैं ना, ये रियल नंबर सी होते, मतलब ये रूट में नहीं होते हैं, ये सारे रैशनल नंबर ही जनरली वो आपको देगा, ठीक है, ऐसे अंडर रूट में नहीं देगा। तो देखो, ये जो अंडर रूट 16 है ये सोल्व हो जाएगा, तो उस केस में क्या होएगा, बाहर जब ये आएगा सोल्व हो गया, तो उस केस में रूट्स रैशनल हो गई। मतलब इफ अपना जो डिस्क्रिमिनांट है, मैं डिस्क्रिमिनांट मैंने आपको क्यों बताया था कि मैं इसे यूज कर पाऊं, अगर अपना डिस्क्रिमिनांट परफेक्ट स्क्वायर है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों को समझ लो एक बार, फिर कहीं पर लिख लेना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ सोल्व हो जाएगी, अंडर रूट में कुछ नहीं बचेगा और रूट्स रैशनल हो जाएंगी। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर डिस्क्रिमिनांट इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, मान लो ये जो डिस्क्रिमिनांट है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर अपना आ गया 16 और 4ac अपना आ गया भाई कुछ भी 8, तो 16 में से 8 गए 8, तो उस केस में अंडर रूट 8, तो ये तो 2√2 हो जाएगा, √2 रह जाएगा, इरेशनल रूट्स आ गई ना, तो उस केस में रूट्स हो जाएंगे जी इरेशनल। अब इसके बाद आप देखोगे कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स के बारे में कैसे पता चल करेगा। तो देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स के बारे में पता करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो वाइज चीज़ नहीं है। क्यों? जब भी आपको इक्वेशन दिखती है आपकी आंखों के सामने, जब भी इक्वेशन होती है कोई भी, तो आपकी आंखों के सामने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना, क्या है यहाँ पर 7, और सम ऑफ रूट्स होता है ना, क्या है यहाँ पर -5,
तो उसी को एनालाइज करके हम जल्दी से जल्दी बता सकते हैं। देखो जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, जी हाँ पॉजिटिव है, मतलब या तो दोनों रूट पॉजिटिव हैं या दोनों रूट नेगेटिव हैं, लेकिन सम जो है वो यहाँ पर वो नेगेटिव है। तो अगर सम नेगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब दोनों रूट्स क्या हैं, दोनों रूट्स नेगेटिव हैं। तो इस तरह की सारी ऑब्जर्वेशन जब मैंने इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको बताया था तब ये सारी ऑब्जर्वेशंस बताई थी कि कब कौन सा पॉजिटिव हो सकता है, कब कौन सा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो। मान लो ये जो प्रोडक्ट है ये नेगेटिव आ जाए, ये नीचे वाला भी नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक चीज़ नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक रूट नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मान लो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है सम भी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं। क्लियर है। और मान लो ये जो सम है ये, हाँ वो केस भी हमने कर लिया है, तो दैट्स इट। तो रूट्स पॉजिटिव और नेगेटिव कब होंगी ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट को ऑब्जर्व करके। तो इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद, चलो स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे, तो इस चीज़ को एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्या करो, कहीं पर लिख लो, इसके अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो एक बार मेरे बताने से पहले ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं फिर। ठीक है भाई, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ रियल रूट्स, किसके रियल रूट्स हैं, रियल मतलब कि इमेजिनरी किसके नहीं है। तो रियल रूट्स कब होते हैं, जब ये डिस्क्रिमिनांट के अंदर वाली जो चीज़ है वो पॉजिटिव आए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आए, पॉजिटिव आए, यानी कि जब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, ऐसे केसेस में आप बी स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 4ac 4 इंटू 3 12, मैं 4ac को मन में ही निकाल रहा हूँ, 4 3 12 5 60, तो भाई ये तो बड़ा नहीं है, तो इसके तो रियल नहीं है भाई, इमेजिनरी है। यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 4ac की वैल्यू 16, यहाँ पर भी ये बड़ा नहीं है, नहीं है भाई नहीं है। तो यहाँ पर तो भाई हमें सीधे सीधे दिख ही रहे हैं। जब भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 ये रियल है, और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5/2 ये भी रियल है। तो अपना आंसर ऑप्शन 3 हो गया। तो कभी कभी वो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में भी दे देगा और कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी दे देता है, तो दोनों फॉर्म में कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया है। आंसर ऑप्शन 3 है, तो इस वाले भी नहीं होंगे, आप चेक करके देख सकते हो। एक बार ये क्वेश्चन करो जरा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द इक्वेशन दिस हैज यूनिक पॉजिटिव रूट्स। यूनिक पॉजिटिव रूट का क्या मतलब होता है पता है, कि इसकी दो रूट नहीं है, यूनिक मतलब एक होता है, एक विलक्षण एक, तो मतलब कि इसकी जो रूट्स हैं वो बराबर हैं। वो वाला मैंने केस बताया था 3 और 3 2 और 2, मतलब कि इसकी रूट्स बराबर हैं। तो रूट्स बराबर कब होती हैं, जब ये अंडर रूट के अंदर वाला ये जो सिस्टम है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर होता है। मतलब जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होएगा, जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी तभी तो इनका डिफरेंस 0 होएगा ना। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होएगा इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो इस केस के अंदर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है, तो एक बार इस 100 को इधर ले आओ, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और हमें पता है बी स्क्वायर जो है वो 4ac के बराबर है। तो बी की वैल्यू मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1, 4 इंटू 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 100, और के की वैल्यू आ जाएगी भाई प्लस माइनस 10, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 3 10 और -10। क्लियर है। एक बार ये करो फिर जरा, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर दैट के कैन टेक। तो के की वैल्यू मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू है, ये इंटीजर है, तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, ताकि इसके रूट्स रियल है। मतलब कि जो हमारा डिस्क्रिमिनांट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रियल कब होते हैं, जब इसके अंदर की चीज़ पॉजिटिव आए, नेगेटिव आ गई तो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। मतलब जब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac हो। तो भाई यहाँ पर एग्जामिनर ने बता दिया कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। अब देख लेते हैं, तो बी की वैल्यू है भाई 5, मतलब कि 25 इज ग्रेटर देन 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू के, मतलब कि 4 दूनी 8 के। तो जब भी हमें के बारे में बताना है तो मैं इसको उस साइड पर लिख लेता हूँ कि 4 दूनी 8 के इज, इसको ग्रेटर देन को लेस देन बनाऊंगा ना, कि 8 के इज लेस देन 25। इन चीज़ों को उस साइड लिख रहा हूँ, इसको उधर, तो साइन चेंज हो जाएगा कि 8 के लेस देन 25, के इज लेस देन 25/8। 25/8 क्या होता है, 8 3 24, 3 1/8। तो देखो भाई ये नंबर लाइन है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, तो 3 1/8 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा।
तो k जो है वो यहाँ से छोटा है, यहाँ से छोटा है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछे कि k की मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर, तो भाई मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू है 3 ही हो सकती है। 3 1/8 से छोटा, मैक्सिमम बड़े से बड़ा 3 ही हो सकता है। तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर? ऑप्शन 1। ठीक है। What is the smallest integer value of k such that roots of this equation are imaginary? ताकि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी कब होते हैं? जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, मतलब b² - 4ac नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव कब आएगा? जब ये b² छोटा होएगा। जब पहले वाली वैल्यू छोटी होएगी तो 5 - 10 तभी नेगेटिव आएगा। मतलब b² इज लेस देन 4ac, तभी इसकी रूट्स इमेजिनरी आएंगी। अब देखो भाई, तो b की वैल्यू है, b की जगह पर है k, यानी कि k² इज लेस देन 4 × 5 × 2, तो 5 दूनी 10 चौके 40, तो k² इज लेस देन 40। तो यहाँ पर इसने आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर उसने पूछा है कि k की मिनिमम वैल्यू। तो भाई k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर आप k इज लेस देन √40, तो आपको एक बात पता है कि अंडर रूट जो 36 जो है वो 6 होता है, यानी कि ये जो 6 है ये √36 है, और √40 इससे आगे होएगा, √40 थोड़ा सा बड़ा होएगा, और यहाँ पर 7 है। तो √40 से छोटे वाला, तो √40 से छोटा बड़े से बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है? 6 ही हो सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नन। क्लियर है? अब एक बार ये बताओ फिर भाई, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस for a is not equal to 0 are real and equal then the value of this। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा क्या अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको देखना हम शांति से करेंगे तो कैसे इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, अब ध्यान से देखना कि अगर इसके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, रियल और इक्वल कब होते हैं? जब हमारे अंडर रूट के अंदर वाला जो ये मामला है b² - 4ac ये 0 के बराबर होता है। जब ये 0 होता है, यहाँ पर मैंने बताया था ना, तभी रियल और इक्वल तभी आते हैं, बराबर तभी आते हैं। तो इसका मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू 0, इट मीन्स b² इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो चलो भाई अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर b क्या है? b है भाई साहब ये, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूँ, फिर अभी कर देता हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4, इट इम्प्लाइज दैट, और आगे इसका स्क्वायर आने वाला है a² - bc का। तो भाई इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ नीचे, ठीक है भाई, a4 + b² c² - 2a² bc इज इक्वल टू, आगे मैं लिखने वाला हूँ 4ac, तो 4 × a की वैल्यू है ये, तो आगे मैं इनको मल्टीप्लाई करके ही लिख लूँ ना, इसको मैं स्क्रीन से ही इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ ना। तो सबसे पहले मैं c² से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया c² b² - ac³ c² से। अब मैं -ab से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर आ जाएगा -ab³ और आगे आ जाएगा a² bc। अब दोनों जगह 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। अब देखो भाई, अब जब भी ऐसी बड़ी बड़ी इक्वेशंस हो ना, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि कई चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं, तो ध्यान से इनको देखना होता है। दोनों तरफ ध्यान से देखो, देखो एक तो ये b² c² हो गया, ठीक है, और इसके अलावा अब एक ये देखो a² bc 2a² bc, तो इसको मैं उधर ले जाऊं, बिकॉज ये -2 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर -2a² bc है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगी, ठीक है, तो ये यहाँ से गायब हो गई। इसके अलावा, तो भाई इसके अलावा अब हर एक इक्वेशन के अंदर एक a है, देखो यहाँ पर a, तो मैं क्या करूँ, मिनिमम एक a है, तो मैं a से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, अब मैं ब्लैक से लिख के लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा a³ इज इक्वल टू, यहाँ पर a से डिवाइड करेंगे तो -c³, यहाँ पर a से डिवाइड करेंगे तो -b³ और प्लस 3abc। तो अब देखो, अब आपको पता लग जाएगा कि अगर आप इन दोनों को उधर भेजोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। एग्जामिनर ने यही चीज़ पूछी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखकर आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं ऐसे 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 कर लूँगा या आ जाएगा, नहीं, क्वेश्चन को फॉलो करना होता है और अपने आप इसका आंसर आता है इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ऑप्शन 2 3abc। क्लियर है? तो अब भाई एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी यूजफुल हो जाता है ये, कि
इरेशनल एंड इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ओकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ये काफ़ी वाइडली यूज नहीं होगा एसएससी में कि बुरी तरह वाइडली यूज हो रहा है, नहीं, ये बस हेल्पफुल हो जाता है कभी कभी। तो देखो इरेशनल रूट्स क्या होते हैं, मान लो कोई इक्वेशन है तो उसका रूट है 3 + √5, ये एक इरेशनल रूट है। तो अगर किसी इक्वेशन का, मान लो ये इक्वेशन है ax² + bx + c, अगर इस इक्वेशन का एक रूट 3 + √5 है तो दूसरा रूट पक्का 3 - √5 होएगा, पक्का, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है, ये प्रूव्ड है। तो कॉन्जुगेट पेयर का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट पेयर का यही मतलब है। तो जो भी इरेशनल रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये होएगा। अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट पक्का 2 - √3 होएगा। क्लियर है? तो ये तो मैंने इरेशनल के बारे में आपको बता दिया। और यहाँ पर जो आप साइन बदल रहा हूँ ना, मैं प्लस का माइनस कर रहा हूँ, ऐसे मत सोचना कि अगर एक रूट √5 + 3 होएगा तो दूसरा रूट √5 - 3 होएगा, ना ना ना, इस इरेशनल पार्ट का साइन बदलना, रूट वाले का √5 + 3 -√5 + 3। क्लियर है? तो हमेशा रूट जो है वो a ± √b इस फॉर्म में होते हैं, कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। और दूसरी बात, जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो इमेजिनरी रूट्स का तो आपको कभी यूज भी नहीं होगा एसएससी में, लेकिन ये एक ही लाइन में बता सकता था इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिकॉज इमेजिनरी रूट के अंदर आयोटा आता है कि भाई 3 + 2 आयोटा, तो ये भी हमेशा कॉन्जुगेट में ही होकर करते हैं। अगर एक रूट 3 + 2 आयोटा है तो दूसरा रूट 3 - 2 आयोटा है, पक्का फॉर श्योर। लेकिन ये तो अपने एग्जाम में यूज ही नहीं होएगा, बट ये भी कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये यूज हो सकता है, इरेशनल रूट्स कभी कभी आपको देखने को मिल सकते हैं, वहां पर आप ये यूज कर पाओगे। तो एक बार ये क्वेश्चन देखो जरा, इफ a b c आर रियल एंड 2 + √3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का एक रूट 2 + √3 है, देन द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट यूज है उस फॉर्मूले का कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक, उस रूल का डायरेक्ट यूज है, अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3 होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। आंसर इज ऑप्शन 1। क्लियर है? तो इसके ऊपर एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा इसका यूज क्या है। तो देखो, ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट ये है, तो आपने क्या बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो, अगर इस इक्वेशन का एक रूट 5 + 3√3 है तो हमें पता है इरेशनल रूट है, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो दूसरा रूट 5 - 3√3 हो जाएगा फॉर श्योर। तो एक बात बताओ, अब आपको जब आपको दोनों रूट्स मिल गए तो आप इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं? हाँ जी, हम डेफिनेटली बना लेंगे। और आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? मिल जाएगी। तो रूट्स कैसे बनाओगे? रूट्स से इक्वेशन कैसे बनाओगे? सबसे पहले बताओ सम ऑफ रूट्स क्या है। तो इन दोनों का सम है भाई साहब 10, ये 3√3 से 3√3 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है a + b × a - b, यानी कि a² - b², a² = 25 माइनस 3 3 9 3 27, b² = 27, यानी कि -2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -2। तो अब तो बहुत ईजी है, इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी x², जो भी सम आया उसका साइन चेंज करके x, और जो भी प्रोडक्ट आया वो एज इट इज -2 = 0। अब आप इसको अगर इससे इक्वेट करोगे, इस वाली इक्वेशन से, इस वाली से, तो देखो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है जी 1, और b की वैल्यू है जी -10, और c की वैल्यू है भाई साहब -2। तो अब बस इसको इसके अंदर पुट कर दो, दैट्स इट। a b c की वैल्यू को, कोई बड़ा काम नहीं करना। तो भाई a का स्क्वायर 1 + b का स्क्वायर 100 + c का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई a + b + c। तो 10 और 2 12, 12 में से 1 गए 11, -11, यानी कि -105/11, एंड आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है? तो भाई अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी पीडीएफ से जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उससे एक बार तो इसके सारे कंसेप्ट्स को दोहराना है, जो भी मैंने इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर करवाए हैं उनको सीखना है, फिर से सोचना है। और उसके बाद मैंने काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस दिए एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, इन कंसेप्ट्स के भी दिए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और साथ में एक आधे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो फिर एक्सरसाइज 1.3 को ट्राई करो, ठीक है? और ट्राई करना कि आप ही निकाल लो, लेकिन मेरे को पता है कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको देखने आना ही पड़ेगा। तो 1.3 के सॉल्यूशंस में मिलते हैं।